नमस्कार, मेरा नाम रति खंडेलवाल है और मैं श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज अ लेक्चरर वर्किंग हूँ। इस न्यू सेशन में मैं थ्योरी ऑफ मशीन्स जिसका सब्जेक्ट कोड है ME 204 में डील कर रही हूँ और उसी सब्जेक्ट के आज यूनिट 3 का जो टॉपिक है 3.1 जिसका टॉपिक हेडर है एनालिटिकल मेथड फॉर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ पिस्टन, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि क्या किस तरीके से पिस्टन की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को एनालिटिकल मेथड के थ्रू देखा गया है। तो सबसे पहले हम डायनेमिक फोर्स एनालिसिस को समझते हैं। देखिए, फोर्स की हम बात करें और एनालिसिस तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, उसको समझना, डिटेल स्टडी करना इज एनालिसिस। और अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स किसी भी मूविंग बॉडी पर दो तरीके के फोर्स होते हैं, काइनेमेटिक और डायनेमिक। तो क्या है डायनेमिक और क्या है काइनेमेटिक, इसको भी हम अच्छे से देखते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट बहुत ही ब्रीफ में समझाती हूँ कि काइनेमेटिक फोर्स एनालिसिस में हम बिना जो आपका जो भी बॉडी है जिसकी आप फोर्स एनालिसिस कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप फोर्स एनालिसिस कर रहे हैं, उसके मास को अगर हम कंसीडर नहीं करते हैं, मास को कंसीडर नहीं करके जो भी फोर्स एनालिसिस किया जाता है वो होता है उसका काइनेमेटिक एनालिसिस। और डायनेमिक में आप हमेशा मास से रिलेटेड फोर्सेस की आप बात करेंगे। तो हम यहाँ पे फिर से देखते हैं कि यहाँ पे फिर से बात की गई है कि डायनेमिक फोर्स जो है वो एक्सिलरेटिंग मासेस से एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, तो जब भी डायनेमिक फोर्सेस की बात होगी तो वहां पे मास जरूर होगा। तो और मास एक्सिलरेटिंग आपको पता है एक्सिलरेशन क्या होता है और वेलोसिटी क्या होती है। तो जब भी एक्सिलरेटिंग है मास, मतलब मूविंग कंडीशन में है बॉडी, तो आपका जो एनालिसिस है वो डायनेमिक फोर्स एनालिसिस है। जनरली जो भी जितने भी मशीन्स होती हैं सब में एक्सिलरेटिंग पार्ट्स होते हैं। और जब भी एक्सिलरेटिंग पार्ट्स होंगे, क्योंकि पार्ट्स का कुछ ना कुछ मास होगा, तो उस मास से रिलेटेड वहाँ पे डायनेमिक फोर्सेस होंगे हमेशा उस मशीन में। तो जब ये फोर्सेस हैं तो इस फोर्सेस का हमें एनालिसिस भी करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डायनेमिक फोर्सेस जो हैं वो काफ़ी, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा हो सकता है या हो जाता है इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल फोर्सेस। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जब भी डायनेमिक फोर्सेस आपके ज़्यादा हो गए हैं और आपने उनको कंसीडर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में बॉडी में वाइब्रेशन, वियर टियर या मशीन फेलियर भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो डायनेमिक फोर्सेस जो हैं उनको कंसीडर करना, उनका एनालिसिस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल रिटर्न हुई है कि इन केस एक रोटर है जिसकी स्पीड जो है वो 80,000 आरपीएम से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो जब 80,000 आरपीएम आप समझ सकते हैं कि कितनी हायर स्पीड है। तो उस पे अगर इसकी इसेंट्रिसिटी से आप समझ सकते हैं कि जब भी मास अपने सेंटर से हट जाता है तो उसे इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो उसकी इसेंट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि सेंटर पे अगर है तो वो बैलेंस रहता है, सेंटर पे उसके रोटेशन जो है, आपको पता है क्या, सेंटर पे जब बॉडी रोटेट करती है तो उससे रिलेटेड फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। तो जब वो सेंटर पे रोटेट कर रहा है तब तो वो बैलेंस है, लेकिन जैसे ही उसमें थोड़ी सी सेंट्रिसिटी आ गई है तो उस सेंट्रिसिटी की वजह से डायनेमिक फोर्सेस जो हैं वो बदल जाएंगे। तो और क्योंकि वो डायनेमिक फोर्स बदलेंगे भी और इतनी हायर स्पीड पे है तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इनका एनालिसिस करना ज़रूरी है ताकि इन्हें हम बैलेंस कर सकें।
तो उसका एनालिसिस से आगे बढ़ने की तरफ हम ब्रीफ में डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल समझ लेते हैं, क्योंकि जो डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल को हम अप्लाई करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। हम इसको ब्रीफ में समझते हैं कि डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल कहता है कि इनर्शिया, फोर्स और कपल्स, तो कपल्स आप समझते हैं, फोर्स को भी आई होप आप समझते हैं। तो कपल्स और फोर्स हमेशा अलग होते हैं। कपल जिस तरीके से मोमेंट होता है उसी तरीके से कपल्स होते हैं। अभी इसको देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है इसमें, ये भी आपको ब्रीफ में मैं बता देती हूँ। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल कहता है कि इनर्शिया, फोर्सेस और कपल्स और जो भी एक्सटर्नल फोर्स हैं और टॉर्क हैं बॉडी पे, ये सब मिलकर जो है वो बॉडी को स्टेटिकल इक्विलिब्रियम देते हैं। ठीक है, तो इन सब का समेशन जो है वही आपको स्टेटिकल इक्विलिब्रियम देगा। इनर्शिया आपको पता है, जड़त्व इसे हिंदी में कहते हैं। तो आपको पता है कि इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या होता है। जड़त्व की वजह से बॉडी अपनी कंडीशन में बनी रहने की कोशिश करती है। तो और जो इस जड़त्व से, इनर्शिया से रिलेटेड फोर्स है, उससे मैं एफआई से डिनोट करके लिख सकती हूँ कि इसको लिखते हैं आप मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ माइनस साइन इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि जनरली जो है हमेशा इनर्शिया फोर्स जो है वो जब आप फोर्स लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है। तो ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जो होता है वो मैग्नीट्यूड देता है इनर्शिया फोर्स का। अब सिमिलरली अगर इनर्शिया कपल की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरीके से मोमेंट होता है उसी तरीके से कपल भी होता है, लेकिन जो कपल होता है वो एंगुलर, जहाँ पे वेलोसिटी होती है, जहाँ बॉडी में रोटेटिंग पार्ट होते हैं, जहाँ एंगुलर वेलोसिटी होती है, वहाँ कपल की बात की जाती है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक है, तो कपल में और मोमेंट में फर्क होता है, और आई होप आप समझ गए होंगे कि कपल क्या होता है। फाइनली दी एलम्बर्ट प्रिंसिपल का स्टेटमेंट यही कहता है कि जितने भी फोर्सेस उस पर लगे हुए हैं या टॉर्क लगे हुए हैं, उन सब का समेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जीरो इसलिए क्योंकि वो बैलेंस कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में तभी रहेगा जब उस पर जितने भी फोर्स लगे हैं वो सब मिलकर कितने हो जाए, जीरो हो जाए, तभी वो स्टेबल कंडीशन में रहेगा। अदरवाइज एक भी फोर्स ज्यादा हो गया तो वो मूव करता रहेगा। तो ये था डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म जो है हमारा, उसको हम सबसे पहले काइनेमेटिक एनालिसिस करते हैं। काइनेमेटिक एनालिसिस करने के बाद ही हम डायनेमिक एनालिसिस कर पाएंगे। तो आपको जैसा मैंने पहले बताया कि काइनेमेटिक एनालिसिस में मास को कंसीडर नहीं करते हैं, और जब भी हम मास को नहीं कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे बचता क्या है, वेलोसिटी बचती है, एक्सेलरेशन बचता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मैकेनिज्म को फिर से हम समझ लेते हैं। सबको पता है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, जिसे जनरल भाषा में हम कहते हैं पिस्टन सिलेंडर असेंबली मैकेनिज्म, पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म। तो वही है स्लाइडर। स्लाइडर मतलब पिस्टन, पिस्टन को यहाँ पे स्लाइडर कह दिया गया है। तो स्लाइडर है। क्रैंक आपका जो है ये आपकी क्रैंक है। तो ये सिलेंडर है आपका जहाँ पे स्लाइडर स्लाइड कर रहा है। ये है आपकी कनेक्टिंग रॉड है जो पिस्टन को क्रैंक रॉड से कनेक्ट करती है, और ये है आपकी क्रैंक रॉड। ठीक है, ये क्रैंक शाफ्ट नहीं है, ये आपकी क्रैंक रॉड है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्रैंक शाफ्ट जो है वो अलग होती है। तो ये अपनी असेंबली है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्रैंक रॉड का मूवमेंट होता है उसी की वजह से आपका पिस्टन जो है मूव करता है।
तो यहाँ पे भी आपको पता है कि जो टॉप डेड सेंटर है, बॉटम डेड सेंटर है, वो सिलेंडर पे होते हैं वैसे, लेकिन क्योंकि क्रैंक रॉड के मोशन की वजह से ही आते हैं, तो यहाँ पे भी हम इंडिकेट कर सकते हैं कि टॉप डेड सेंटर या इनर डेड सेंटर, और यहाँ पे आउटर डेड सेंटर या बॉटम डेड सेंटर। डेड सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आके मोशन क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। डेड मतलब एक बार तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, फिर वापस से वो मूव करता है तो बढ़ती है। यहाँ पे L जो है वो लेंथ है कनेक्टिंग रॉड की, और R जो है वो है क्रैंक रॉड की लेंथ, या फिर आप कह सकते हैं कि जो क्रैंक है इसकी, ये जो लेंथ है इसकी क्रैंक रॉड की, वो इक्वल है यहाँ पे जो क्रैंक है उसकी रेडियस के। तो यहाँ पे आप इसको क्रैंक की रेडियस भी बोल सकते हैं। ये स्लाइडर का ये जो साइड है जो कि क्रैंक की तरफ फेस करता है, इसे आप क्रैंक एंड कहते हैं, और जो कि सिलेंडर की तरफ, जो टॉप डेड सेंटर की तरफ जिसका फेस है, उसे कहते हैं कवर एंड। तो ये क्रैंक एंड है, ये कवर एंड है। इस क्रैंक एंड को आप रॉड एंड भी कह सकते हैं। और फिर से हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मास जो लिया है वो है मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है। रेडियस मैंने आपको बताया रेडियस ऑफ क्रैंक है। लेंथ L जो है वो लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड है। N जो है वो रेशो है L और R का, इसे ऑब्लिक्विटी रेशो भी कहते हैं। ये बहुत बड़ा होता है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि कनेक्टिंग रॉड की लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ क्रैंक। तो ये बड़ा एक रेशो होता है, ऑब्लिक्विटी रेशो। इसके बाद में हम देखेंगे कि इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि किसी मोमेंट पे हम बात कर रहे हैं कि थीटा जो है एंगल, मतलब आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि आपकी जो क्रैंक रॉड है वो ट्रैवल की है थीटा ट्रैवल करके, और उसने थीटा एंगल उसने ट्रैवल किया है टॉप डेड सेंटर से। और इससे जब ये क्योंकि पार्ट्स हमारे इंटरलिंक्ड है, तो इसके मूवमेंट की वजह से कनेक्टिंग रॉड ने बीटा एंगल ट्रैवल किया है। इस तरीके से आप डायग्राम में देख सकते हैं। और इन दोनों की मोशन की वजह से स्लाइडर ने x डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल की है। आपको पता है कि थीटा से आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ओमेगा, वो होती है डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ओमेगा इज, यहाँ पे ओमेगा है, ये W नहीं है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक, जो कि d थीटा बाय dt। अब अगर मैं डायग्राम से देखूं, ये A जो पॉइंट है यहाँ पे क्रैंक सर्कल पे, तो इस A पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं AM है, और AM को मैं AM की जो लेंथ है वो मैं निकाल सकती हूँ अगर R की लेंथ मेरे को नोन है। आपको पता है साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट के बारे में। तो AM जो है वो R का साइन कंपोनेंट होगा, तो हम इस तरीके से R का साइन कंपोनेंट, और आप L का भी इसको साइन कंपोनेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ AM इज इक्वल्स टू L साइन बीटा या फिर R कॉस थीटा, सॉरी कॉस नहीं, L साइन बीटा या फिर इक्वल्स टू R साइन थीटा। कॉस नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा साइन कंपोनेंट होता है। तो यहाँ से इससे मैं लिख सकती हूँ साइन बीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय एन। इसने कन्वर्ट कर लिया L बाय R के रेशो को N में। तो साइन बीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय N, इसको याद रखिएगा, ये आगे काम आएगा डेरिवेशन में। जब आपको साइन बीटा पता है तो आप कॉस बीटा भी निकाल सकते हैं, सबको पता है। तो यहाँ पे कॉस बीटा आ जाएगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय एन स्क्वायर। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, अंडर द रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट एन स्क्वायर को मैंने एन कर दिया। तो ये फाइनल इक्वेशन मेरी कॉस बीटा की आ जाएगी। अब हम पिस्टन मोशन के बारे में बात करते हैं। तो आपने देखा कि ड्यू टू ऑल दिस मोशन जो पिस्टन है वो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है,
मैं इसको डायग्राम की लैंग्वेज में x को लिख सकती हूँ b1 और b1 से b पॉइंट तक की डिस्टेंस है x, और मैं b1 और b को इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि डिफरेंस b1 से o पॉइंट, o जो है सेंटर है यहाँ पे, आपको पता ही है क्रैंक का, तो ये b1o माइनस अगर मैं bo कर दूं तो मुझे b1b मिल जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि जो b1o है ये अगर मेरी जो मेरी कनेक्टिंग रॉड है वो एकदम टॉप डेड सेंटर पे है, तो b1 और o जो है आप निकाल सकते हैं कि वो सम होगा l प्लस आर का। तो b1o होगा मेरा l प्लस आर, और लेकिन मैं bo जो है वो इनके कॉस कंपोनेंट से निकाल सकती हूँ l और r के। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ bo को मैं लिख सकती हूँ bm प्लस mo, और bm आपको पता ही है l cos बीटा, और mo को मैं लिख सकती हूँ r cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया है। इसके बाद में l को r की टर्म में लिख दिया है ताकि हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकें, एक ही पैरामीटर पे निकाल सकें। तो l को nr लिख दिया है, यहाँ से कॉमन जो है r वो निकाल लिया है, और जो भी कैंसिलेशन हो रहा था वो कर लिया है। उसके बाद जो मेरी x जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आई है उसकी इक्वेशन आ गई है ये, ब्रैकेट में बाहर है r, अंदर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस विद इन ब्रैकेट n माइनस अंडर द रूट n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरी x की इक्वेशन आ गई। मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया है तो मैं वेलोसिटी भी निकाल सकती हूँ। तो अब हम वेलोसिटी निकालेंगे ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से। आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब आप dx बाई dt करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, लेकिन आप ध्यान रखिए चूंकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा की टर्म में है, तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते t के टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dx बाई डी थीटा का, फिर डी थीटा को आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो आपको पता ही है फिर से कि डी थीटा बाई डी टी जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी है, तो मैं डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा लिख सकती हूँ, और इस x का फिर से मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगी। मैं r कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 की 0 हो जाएगी, cos थीटा को माइनस cos थीटा का आ जाएगा sin थीटा, n वापस 0 हो जाएगा। ये आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर द रूट n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, और क्योंकि n बहुत लार्ज है, n लार्ज है तो n का स्क्वायर भी बहुत लार्ज होगा, तो n स्क्वायर की जो वैल्यू उसके सामने साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू पॉइंट्स में होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा और पॉइंट्स में वैल्यू हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा, तो पॉइंट्स का स्क्वायर आपको पता है और छोटी अमाउंट हो जाती है, तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकती हूँ। इसलिए इक्वेशन को सिंपल करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा की टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया, इक्वल्स टू 0 कर दिया है। तो मेरी जो फाइनल इक्वेशन जो है वो मेरी आ जाएगी वेलोसिटी की v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2n। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, ये बहुत ही आसान है। आप डायग्राम को आसानी से समझ के और आपके मैथ्स के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको लगा के आप ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक्सीलरेशन निकालती हूँ। आपको पता है कि एक्सीलरेशन फर्दर क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv बाई डी टी कर दिया। अच्छा, dv बाई डी टी डायरेक्ट हो नहीं सकता, इसलिए dv बाई डी थीटा बाई डी टी, और आपको पता है डी थीटा बाई डी टी को मैं ओमेगा लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, इस इक्वेशन में r ओमेगा स्क्वायर आ गया, और ये जो साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2n है इसका मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफरेंशिएशन पे क्या आएगा, साइन थीटा का आ जाएगा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बाई 2n का आ जाएगा, आपको पता है 2 cos 2 थीटा आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा cos 2 थीटा बाई n। तो ये आपकी आ गई है एक्सीलरेशन की इक्वेशन। इसको आप अपने आप से सॉल्व करके देखिए।
अब हम ये अभी तक हमने बात की थी पिस्टन के बारे में, पिस्टन से हमने निकाल ली है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब हम कनेक्टिंग रॉड के मोशन की बात करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट को ध्यान दीजिएगा, हर एक का नोटेशन अलग अलग लिया है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो पहले हमने पिस्टन की मोशन की बात की थी, अब हम कनेक्टिंग रॉड के मोशन की बात कर रहे हैं। ये आपकी कनेक्टिंग रॉड है, फिर से आप देख सकते हैं। तो आपको पता है चूंकि ये एंगुलर मोशन से कनेक्टेड है, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो इसको ओमेगा सी आर कनेक्टिंग रॉड का से इसको डिनोट कर दिया। तो ओमेगा सी आर क्या होगा आपको पता ही है, एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये होगा डी बीटा बाय डी टी। और आपको पता है, आपने ये निकाला है कि साइन बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय एन, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ साइन बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय एन। डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं इसका, तो इसका आएगा कॉस बीटा, और बीटा का डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन मैंने दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में किया है, ठीक है। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, कॉस बीटा डी बीटा बाय डी टी, और यहाँ पे साइन थीटा का साइन थीटा बाय एन डी थीटा बाय डी टी। यहाँ से मैं डी बीटा बाय डी टी निकाल सकती हूँ। तो यहाँ से डी बीटा बाय डी टी ओमेगा सी आर है, तो मैंने निकाल लिया है यहाँ पे डी थीटा बाय डी टी को वापस ओमेगा लिख दिया। ये ओमेगा सी आर ही, ओमेगा ही कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ओमेगा अलग है और ओमेगा सी आर अलग है, ठीक है। ओमेगा कॉस थीटा, और यहाँ कॉस बीटा की जो मैंने पहले लास्ट टाइम जो इक्वेशन निकाली है कॉस बीटा की, वो कॉस बीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे। लेकिन फिर से आप ध्यान दीजिए क्योंकि एन की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको ऑलमोस्ट जीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन जो है वो काफी आसान हो जाएगी। ओमेगा सी आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ पे एन से एन कैंसिल कर सकते हैं, तो ओमेगा कॉस थीटा बाय एन बचेगा, ये वाले दोनों एन कैंसिल हो जाएंगे, ये एन बचेगा, तो ओमेगा सी आर इज इक्वल्स टू ओमेगा कॉस थीटा बाय एन। क्योंकि एन बहुत लार्ज था इसलिए हमने साइन स्क्वायर थीटा की टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया। अच्छा, अब आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। फिर से एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगी तो मेरी एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ओमेगा सी आर बाय डी टी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डी ओमेगा सी आर बाय डी थीटा बाय डी टी। डी थीटा बाय डी टी आपको पता ही ओमेगा ही होता है, और मैं डी ये ओमेगा सी आर का डी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगी, तो ये आएगा इसका कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, है ना। और ओमेगा एन तो पहले से ही है, ये वाला ओमेगा डी थीटा बाय डी टी का आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा बाय एन, ठीक है। तो आपको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड मिल गया आपको। पिस्टन के मोशन में लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि पिस्टन का मोशन जो वो लीनियर है और कनेक्टिंग रॉड का मोशन एंगुलर है, तो पिस्टन की लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हैं, और कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जब भी बात होती है, और जो भी मूविंग पार्ट्स हैं, तो उससे हम कहते हैं काइनेमेटिक एनालिसिस। अब जब उसका मास को हम कंसीडर करने लग जाते हैं एनालिसिस में, तो उससे हम कहते हैं डायनेमिक एनालिसिस। तो यहाँ पे हमारा डायनेमिक एनालिसिस शुरू होता है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का, या फिर आप उसे पिस्टन सिलेंडर भी कह सकते हैं, पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म। लेकिन ध्यान दीजिए, विदाउट डूइंग काइनेमेटिक एनालिसिस डायनेमिक एनालिसिस डायरेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने काइनेमेटिक एनालिसिस पहले किया है। अब हम सारे फोर्स कंसीडर करेंगे डायनेमिक एनालिसिस में। काइनेमेटिक एनालिसिस में हम जो मास से रिलेटेड फोर्सेस हैं वो कुछ भी हम कंसीडर नहीं कर रहे थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आपका अगर पिस्टन है, तो पिस्टन के दोनों तरफ गैसेस की वजह से भी प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि P1 और P2 है। जो P1 जो प्रेशर है वो कवर एंड पे है, और P2 जो प्रेशर है वो क्रैंक एंड पे है, ठीक है। और A1 जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन एट कवर एंड, और ये आपका क्रैंक एंड साइड पे जो एरिया है उसको A2 ले लिया है। तो आपको पता ही है, आपको पिस्टन का डायामीटर जो है वो कैपिटल D से लिया है, और पिस्टन रॉड जो है
पिस्टन रॉड कह दीजिए, कनेक्टिंग रॉड कह दीजिए, उसका डाया जो है वो स्मॉल डी है। तो दोनों का एरिया अलग अलग तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये पूरा होल एरिया और यहाँ पे से माइनस करना पड़ेगा आपको पिस्टन रॉड एरिया। तो A1 हो जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर और A2 हो जाएगा पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास प्रेशर है, एरिया है, तो आप फोर्स निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो P1 A1 हो जाएगा F1 और P2 A2 मल्टीप्लाई करके इस तरफ का फोर्स निकाल सकते हैं। तो टोटल जो F गैस की वजह से जो फोर्स उसको मैं F गैस लिख देती हूँ। ये क्या होगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस अपोजिट है तो इन दोनों का डिफरेंस, और P1 A1 बड़ा होगा इसलिए P1 A1 ये जो F गैस है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि P1 A1 माइनस P2 A2 आएगा तो P1 A1 पॉजिटिव है, तो ये F गैस जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। उसके बाद में और कौन कौन से फोर्सेस हैं वो हम देखते हैं। इनर्शिया फोर्स होगा आपका। ठीक है, तो इनर्शिया फोर्स जो होगा पिस्टन का वो क्या होगा, मास ऑफ पिस्टन इनटू एक्सीलरेशन ऑफ पिस्टन। आपने मास आपने m लिया है और एक्सीलरेशन की इक्वेशन आपने आगे निकाली ही थी, r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा प्लस cos 2 थीटा बाय n। इसको आप याद भी रखिएगा, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं। हाँ, अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूं, काइनेटिक फ्रिक्शन क्योंकि काइनेटिक उसकी वेलोसिटी की वजह से जो उसके फ्रिक्शन होगी वो है काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक और काइनेमेटिक में कंफ्यूज नहीं होइएगा। काइनेटिक इज वेलोसिटी है, वेलोसिटी के बारे में बात है, और काइनेमेटिक्स जो है वो फोर्स कंसीडरेशन है जिसमें मास इंक्लूड नहीं होता है। तो काइनेटिक और काइनेमेटिक में कंफ्यूज नहीं होना है हमें। अच्छा, ये आपको पता ही है कि एक बार ये पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा। पॉजिटिव तब होगा जबकि गैस उसको फोर्स देगी, है ना। गैस मतलब जो भी आपका अंदर जो बर्निंग हो रही जिसकी भी सिलेंडर के अंदर, तो वो जब फोर्स देती है तो पिस्टन पे आपको क्या मिलता है, पॉजिटिव फोर्स। और जब आपको फोर्स लगाना पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव फोर्स। तो ये आप पॉजिटिव और नेगेटिव आप डिसाइड कर सकते हैं। तो पिस्टन एफर्ट मतलब पिस्टन पे टोटल जो फोर्स लगाना है वो कितना होगा। ये पिस्टन एफर्ट निकाला है, एफ से, कैपिटल एफ से डिनोट किया है। ये हमने निकाला है क्रैंक एंड टू कवर एंड। ठीक है, नीचे इधर से क्रैंक एंड से कवर एंड की तरफ जब जा रहे हैं तो हमें कौन कौन से फोर्स लगाने पड़ेंगे। तो एफ गैस लगेगा, एक तो वो पॉजिटिव आएगा, माइनस इनर्शिया का फोर्स हमेशा मोशन के नेगेटिव होगा इसलिए माइनस आएगा, प्लस माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन आप डिसाइड कर सकते हैं, प्लस माइनस क्या होगा। एक और है अब यहाँ पे प्लस माइनस mg। ये mg सिर्फ वर्टिकल इंजन्स में आएगा, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स है वो सिर्फ वर्टिकल इंजन्स में ही आएगा। हॉरिजॉन्टल इंजन में ग्रेविटी का कोई रोल प्ले नहीं होगा, ये आप समझ सकते हैं। तो प्लस माइनस mg को भी समझ लेते हैं, कब प्लस होगा कब माइनस होगा। तो ये प्लस होगा जब ये ग्रेविटी के वजह से नीचे आएगा तो फोर्स कुछ लगेगा ही नहीं, तो ये क्या होगा, प्लस होगा। मतलब आपको नहीं लगाना पड़ेगा फोर्स, इसलिए ये क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है इसलिए प्लस। और आपको जब फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको फोर्स देना पड़ेगा, इसलिए जब कब देना पड़ेगा, जब ये ऊपर जा रहा है वर्टिकल इंजन्स में, तो इसको आप माइनस mg करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये भी समझ में आ गया कि प्लस माइनस कब होगा, mg। ठीक है, अब हम फोर्स कंसीडरेशन देखते हैं। पूरा जो पिस्टन सिलेंडर या आप बोल सकते हैं या स्लाइडर क्रैंक बोल सकते हैं, इस पे आप देखेंगे फोर्स कंसीडरेशन। तो ये हम मान के चल रहे हैं आपका F, जिसकी हम बात कर रहे थे, कवर एंड टू क्रैंक एंड। ठीक है, तो F ये हमारा है कैपिटल F। अब ये जाते जाते इधर कनेक्टिंग रॉड पे कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे जब जाएगा तो ये हो जाएगा FC अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, अलोंग मतलब इसकी डायरेक्शन के साथ में ये हो जाएगा FC। कनेक्टिंग रॉड है इसलिए FC लिख दिया है मैंने इसको, तो इसकी डायरेक्शन में हो जाएगा FC। आप इस FC के दो कंपोनेंट निकाल ही सकते हैं। FC कॉस बीटा जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, एरो की डायरेक्शन दिखा रखी डायग्राम में, और FC साइन बीटा है वो ऊपर की तरफ नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप, ये था कनेक्टिंग रोड का फोर्स। उसके बाद में ये FC, क्योंकि कनेक्टिंग रोड की डायरेक्शन में ही FC आगे जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे तो था बीटा, FC जो था वो बीटा एंगल पे था,
ठीक है। यहां से जब हमारा जाएगा FC, तो इसका अगर मैं इस क्रैंक रॉड के रिस्पेक्ट में अगर इसके एंगल में देखूंगी तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये एंगल आपका था थीटा ऑलरेडी, ये एंगल था बीटा ऑलरेडी। तो FC का अगर मैं क्रैंक रॉड के रिस्पेक्ट में देखूंगी तो एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा, थीटा प्लस बीटा हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से इस FC के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, FT F टेंजेंशियल और FR रेडियल। ठीक है, तो FT टेंजेंशियल, टेंजेंट किसका है, इस सर्किल के टेंजेंट है, और रेडियल मतलब इस सर्किल के रेडियस की डायरेक्शन में, इसलिए रेडियल। तो हर एक फोर्स को आपको समझना है कि कब ये टेंजेंशियल होता है, कब ये रेडियल होता है, कब ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ऐसे नहीं सोचना है कि अलग अलग होते हैं, ये सब डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, किस रेस्पेक्ट में लग रहा है, तो फोर्स को उसी तरीके से हम नेम करते हैं, होते सब फोर्स हैं। तो इस तरीके से इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब देखते हैं हम फोर्स अलोंग कनेक्टिंग रोड। डायनेमिक एनालिसिस है तो फोर्स तो देखने ही पड़ेंगे सारे पार्ट्स पे। तो फोर्स अलोंग द कनेक्टिंग रोड, इसे FC से डिनोट कर दे। FC आपको पता ही है, आप आप F को ऐसे लिख सकते हो कि FC cos बीटा इज इक्वल्स टू F, और यहाँ से आप FC निकाल सकते हो F डिवाइडेड बाय cos बीटा। तो फोर्स अलोंग कनेक्टिंग रोड FC आप निकाल सकते हो। अगर आपको F दिया हुआ है, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना पड़े, आपके पास वैल्यू है, तो आप सारे फोर्सेस निकाल सकते हैं। नॉर्मल थ्रस्ट टू सिलेंडर वॉल, नॉर्मल थ्रस्ट जो है ये, इसको नॉर्मल FN लिख सकते हो आप। नॉर्मल थ्रस्ट मतलब फोर्स ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, जब वो परपेंडिकुलर फोर्स है तो उसको आप थ्रस्ट कहते रहे, तो आप इसको नॉर्मल थ्रस्ट कहेंगे, है ना। और क्या है FN इज इक्वल्स टू FC का वर्टिकल कंपोनेंट, तो FN इज इक्वल्स टू FC साइन बीटा। ठीक है, और FN को आप F की टर्म में लिखोगे, है ना। तो FC की वैल्यू जब आप यहाँ डालोगे तो आप FC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे F बाय कॉस बीटा, और साइन बीटा बाय कॉस बीटा क्या होता है, टेन बीटा। तो FN इज इक्वल टू F टेन बीटा। तो सब चीजें आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, आप डिराइव कर सकते हैं अगर आपको डायग्राम अच्छे से याद है, डायग्राम को आपने एनालाइज किया अच्छे से, टर्म्स आपने अपने हिसाब से डिसाइड किए, तो आप आसानी से ये डेरिवेशन कर सकते हैं। इसको रटना नहीं है, आपको समझना है। इसके बाद जो सबसे फाइनल जो फोर्स कंपोनेंट है वो भी देख लेते हैं। रेडियल थ्रस्ट टू क्रैंकशाफ्ट बियरिंग। मैंने हर जगह आपका डायग्राम, आपको ये हैंड रिटन नोट्स है तो भी मैंने इसको PPT में हर जगह पेस्ट किया है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, अच्छे से समझ में आ सके। तो रेडियल थ्रस्ट टू क्रैंकशाफ्ट बियरिंग, जो थ्रस्ट है वो बियरिंग पे लगेगा, बियरिंग पे, यहाँ पे बियरिंग पे लोड लगेगा ना, ये रेडियल फोर्स जो है, तो वो क्या होगा, ये FR की वैल्यू आप निकाल सकते हो। FR की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपके पास एंगल है थीटा और बीटा, और FC भी आपके पास है, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते। तो FR इज इक्वल्स टू FC cos थीटा प्लस बीटा, और FC को आप F की टर्म में भी लिख सकते हैं, F डिवाइडेड बाय cos बीटा, और यहाँ पे cos थीटा प्लस बीटा। आपके पास वैल्यूज है एंगल की, तो आप FR आसानी से निकाल सकते हैं। क्रैंक एफर्ट क्यों कहा है, आप इन शब्दों को समझिए, रटिए मत। ठीक है, रेडियल थ्रस्ट क्यों कहा, क्योंकि आपको पता है रेडियस की डायरेक्शन में है, और यहाँ पे बियरिंग लगी होती है, इसलिए रेडियल थ्रस्ट टू क्रैंकशाफ्ट बियरिंग। अब क्रैंक एफर्ट क्यों कहा, क्योंकि जो आपको पता है सर्कल पे जो टेंजेंट फोर्स है वही इसका मोशन का कारण होगा, तो यही आपको क्रैंक पे एफर्ट जो है, जो क्रैंक पे जो फोर्स लगना है वो FT ही होगा। ठीक है, ये वाला FR जो है वो बियरिंग पे लगेगा, और इसकी मोशन पे के लिए जो फोर्स काम करेगा वो FT होगा, तो इसलिए इसको क्रैंक एफर्ट के दिया है। ठीक है, FT की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, FC और साइन कंपोनेंट होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका FR था, अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या होगा, FC साइन थीटा प्लस बीटा, और FC को आप F बाय कॉस बीटा लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये सारी जो डेरिवेशन है वो आपने फ्रॉम द बिगिनिंग सारे एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल के साथ नहीं, डायग्राम के साथ आपने अच्छे से समझा है। आई होप आप इसको डिराइव कर पाएंगे आसानी से, इसको बहुत डिफिकल्ट नहीं समझना है, अच्छे से आप इसके कॉन्सेप्ट समझिए। थोड़े से मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सबको आते हैं, फोर्स रिजॉल्व करना और आपके जो ट्राइंगल में किस तरीके से आपको फोर्स एंगल के हिसाब से किस तरीके से कंपोनेंट निकालने हैं, वो भी आपको बेसिक मैथ्स है ये। तो इसको लगा के आप वैल्यूज जो हैं या इक्वेशंस जो हैं वो डिराइव कर सकते हैं। फाइनल जो चाहिए आपको आउटपुट क्या होता है कि फाइनल आउटपुट पिस्टन सिलेंडर में क्या होता है कि आपका क्या करे, क्रैंक जो है वो मूव करे और आपको क्रैंक की मूवमेंट से आपका क्रैंक शाफ्ट जो है वो मूव करे, और क्रैंक शाफ्ट कितनी रोटेट हो रही है वही आपका आउटपुट होता है ना। तो आउटपुट ऑफ इंजन क्या होता है, टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंक शाफ्ट। टर्निंग जो होगी वो क्रैंक शाफ्ट की जो टर्निंग होती है, जो टर्न होता है वो टर्निंग मोमेंट की वजह से ही होता है, ठीक है, फोर्स की वजह से नहीं होता है। टर्निंग फोर्स की, हाँ फोर्स की वजह से होता है। फोर्स की वजह से क्या होता है, फोर्स की वजह से मोमेंट होता है और मोमेंट की वजह से वो टर्न होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका टर्निंग मोमेंट, T इज इक्वल टू एफ टी डॉट आर, मल्टीप्लीकेशन ही होता है डॉट, तो एफ टी डॉट आर, ये जो आपका क्रैंक एफर्ट था इनटू रेडियस को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जितना जो रिजल्टेंट टॉर्क होगा वही टॉर्क इसको रोटेट कराएगा। तो ये T इज इक्वल टू एफ टी डॉट आर, और आपको ने एफ टी आपने निकाला ही था, एफ कॉस बीटा साइन थीटा प्लस बीटा डॉट आर, ठीक है। तो ये टर्निंग मोमेंट है, यही आपका आउटपुट होता है इंजन का, और इस पे आगे इसी से रिलेटेड टर्निंग मोमेंट डायग्राम भी हैं इंजन के जो आप फर्दर स्टडी करेंगे। तो ये था आपका एनालिटिकल मेथड फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म कह लीजिए या पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म कह लीजिए। आई होप आपको सब इसमें इस लेक्चर में आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। इसको आप अच्छे से समझ के अपने हाथ से खुद डिराइव करिए, तो आप एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। रटना नहीं है, समझना है, पहले समझिए फिर आप चाहे तो आप इसे याद कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। थैंक यू।